जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, कुछ फॉर्म है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। और दोस्तों, इसमें कुछ वेलफेयर से जुड़ी कुछ जानकारी है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आप समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। हवलदार की बेसिक पेंशन 2023 में, 2024 में 23,710, फिर 24,875, फिर 25,113 है। ये सब मैक्सिमम बेसिक पेंशन है 20 साल से ऊपर। जी हां दोस्तों, जब भी कोई हम पेंशन निकालते हैं, मान लेते हैं कि हम OROP 3 की पेंशन निकाल रहे हैं, या फिर OROP 2 की पेंशन निकाल रहे हैं, या फिर हम OROP 1 की पेंशन निकाल रहे हैं, तो दोस्तों जो भी हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम पेंशन लेते हैं, वो लेते हैं 20 साल से ऊपर। 20 साल से ऊपर जितनी भी मैक्सिमम पेंशन होगी वो हम इंक्लूड करेंगे, और मिनिमम पेंशन लेंगे जैसे 17 साल पे, 18 साल पे, 15 साल पे, 19 साल पे, यानी 20 साल से कम। 20 साल से ऊपर मैक्सिमम पेंशन, 20 साल से कम मिनिमम पेंशन। तो दोस्तों, हवलदार की जो बेसिक पेंशन है, जो 2023 में आए, 2024 में आए, उनकी 23,000 से ऊपर है, 23,000 से ऊपर, वो एक मैक्सिमम पेंशन है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, OROP 3 पेंशन टेबल बनाने के लिए 2023 का कैलेंडर वर्ष यूज होगा। 2023 में जितने भी पेंशन आए हैं पेंशनर, उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी हवलदार की बेसिक पेंशन पता लगी, और दोस्तों 23,000 से ऊपर है मैक्सिमम पेंशन, 23,710 या फिर 24,875 या फिर 25,113, यानी मैक्सिमम पेंशन ही इतनी पहुंच रही है एक हवलदार रैंक की। तो जो भी सिपाही आ रहा है, नायक आ रहा है, वो आ रहा है हवलदार की पेंशन लेके। तो यानी 3 रैंकों की तो पेंशन बढ़ोतरी संभव है, 3 रैंकों की पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसमें हवलदार की पेंशन जा रही है 23,000 से ऊपर, तो लगभग 23,000 24,000 के आसपास आपकी OROP 3 में पेंशन हो सकती है। मैं हवलदार रैंक की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, पीपीओ के अकॉर्डिंग ये आंकड़े मैंने लिए, जो पीपीओ हैं उसके आधार पे मैंने यहां पे बेसिक पेंशन लिखी हुई है, और वो भी मैक्सिमम पेंशन। तो दोस्तों, इसमें सिपाही, नायक, हवलदार की पेंशन बढ़ेगी OROP 3 में। ये मैं आपको पहले भी कई वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। आरबीआई का सर्कुलर नंबर 34 जारी, 1 जनवरी 2024 से कंपनी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता दर 50% होगा। जी हां दोस्तों, आरबीआई का एक सर्कुलर जारी हुआ है, सर्कुलर नंबर 34। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से जो कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता 50% करा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग फरवरी में पे होगा। ये हर एक पेंशनर के लिए लागू नहीं है, ये हर एक कर्मचारी के लिए लागू नहीं है, लेकिन आरबीआई ने जो अपना सर्कुलर निकाला है उसमें जो कंपनी के कर्मचारी है उनको ये भत्ता दिया है 50%। तो दोस्तों, सीधा 4% बढ़ाया है। तो जनवरी 2024 माह के महंगाई भत्ता का बकाया फरवरी 2024 माह के वेतन के साथ दिया जाएगा, यानी फरवरी में जो वेतन का भुगतान होगा उसमें 50% एडजस्ट किया जाएगा, यानी जो 4% की बढ़ोतरी हुई। बाकी दोस्तों, भारत सरकार अलग से इस पे घोषणा करेगी, चाहे वो फरवरी में करे, चाहे वो मार्च में करे, या फिर 20 अप्रैल से पहले करे, वो हर एक पेंशनर पे फिर लागू होगा। तो दोस्तों, इससे यह पता लगता है कि जो आरबीआई ने अपना लेटर जारी किया, इसमें भी वो 50% अप्रूव कर रही है, यानी 4% की बढ़ोतरी वो अप्रूव कर रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ही आगे 4% अप्रूव करेगी, यानी 46 से 50% वो आगे अप्रूव करेगी आपका डीए डीआर। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम इसे मान सकते हैं कि आरबीआई का जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने 50% अप्रूव करा, लेकिन भारत सरकार भी अपने एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर 50% अप्रूव करेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्नाटक ने डिफेंस सैलरी पैकेज के फायदे दिए पूर्व सैनिकों और सर्विंग जवानों को। दोस्तों, आप इसके लेटर भी देख सकते हैं, जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्नाटक ने कुछ पैकेज डिक्लेयर करे हैं,
पूर्व सैनिकों के लिए और जवानों के लिए, जिसमें डिफेंस सैलरी पैकेज है। अब दोस्तों इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूर्व सैनिकों के लिए और सर्विंग जवानों के लिए। फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फॉर वीर नारीज। वीर नारीज के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है और कितने के? 40 लाख के। ऐसी फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर है, यानी डेथ इंश्योरेंस कवर भी यहां पे दे रखा है अगर एक्सीडेंट के दौरान आपकी डेथ होती है। तो दोस्तों इसमें है मृत्यु तक 40 लाख रुपए, यानी वीर नारीज को भी 40 लाख यहां पे दे रखे हैं एक्सीडेंट इंश्योर कवर में, और बाकी अगर किसी जवान की, पूर्व सैनिक की कहीं मृत्यु होती है एक्सीडेंट के दौरान, तो दोस्तों फिर यहां पर भी 40 लाख तक का मुआवजा दे रखा है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर। दोस्तों 40-40 लाख के यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ पैकेज डिसाइड कर रहा है। यह अच्छी बात है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो पूर्व सैनिकों की किसी तरह हेल्प कर रहा है। ऐसे दोस्तों एसबीआई भी है जो अपने डिफेंस सैलरी पैकेज के अकाउंट चलाते हैं या फिर वो सुविधाएं देते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी ये सुविधाएं दे रहे हैं। साइड में आप लेटर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ, और दोस्तों ये है लास्ट इंफॉर्मेशन। इससे आपकी पेंशन बढ़ेगी, इससे आपका इंक्रीमेंट लगेगा और एरियर भी मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये जान लेते हैं। एमएससीपी लेने का फॉर्म जारी, रिकॉर्ड को भेजे फॉर्म भरकर एमएससीपी लीजिए, पेंशन भी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी मिलेगा, एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूं, आप ये फॉर्म मेरे से ले सकते हैं और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप ये फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए और अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए, और फिर आपको एक एमएससीपी मिलेगी, नोशनल इंक्रीमेंट भी मिलेगा और आपको एरियर भी मिलेगा, सर्विंग पीरियड के भी और रिटायरमेंट के बाद का भी। अब दोस्तों फॉर्म को समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा, कौन कौन एलिजिबल है पेंशन बढ़ाने के लिए, कौन कौन से पेंशनर। ये फॉर्म वही पेंशनर्स भरेंगे जो 2006 के बाद आए हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो 2006 के बाद आए हैं उन्हीं को यह फॉर्म भरना है और रिकॉर्ड को देना है। अगर कोई सिपाही है, नायक है, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है, तो उनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। तो सिपाही, नायक ये फॉर्म भरेंगे। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर कोई हवलदार है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है, तो उनको मिलेगी एमएससीपी नायब सूबेदार की। तो सिपाही, नायक, हवलदार भी ये फॉर्म भरेंगे हवलदार रैंक तक। फिर अगर कोई डायरेक्ट एंट्री के हवलदार है, एजुकेशन कोर के, जैसे हवलदार हो गए या फिर नायब सूबेदार हो गए, तो वो भी फॉर्म ये भरेंगे। अगर दोस्तों डायरेक्ट एंट्री है हवलदार की, तो पहले 8 साल बाद उनको नायब सूबेदार की पेंशन, फिर 16 साल बाद सूबेदार की पेंशन, फिर 24 साल बाद सूबेदार मेजर की पेंशन। तो वो पेंशनर्स भी ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो डायरेक्ट एंट्री के हवलदार हैं जिनको सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी लेनी है। तो दोस्तों ये सब पेंशनर्स ये फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं फॉर्म दिखा रहा हूं किस टाइप का फॉर्म है। फॉर्म है ये वाला फॉर्म है जिसमें आर्मी नंबर, रैंक, नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, यानी अपनी पूरी डिटेल, और भेजना है आपको अपने कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को, जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस हो। इसका सब्जेक्ट भी लिखा है, ग्रांट ऑफ एमएससीपी एंड इशू ऑफ कॉरिजेंडम पीपीओ एज पर रिवाइज पेंशन ऑफ एमएससीपी। एमएससीपी के अंतर्गत आपकी पेंशन रिवाइज होना और कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करना। अब दोस्तों इसमें कुछ चीजें भी लिखी हुई है। I the above mentioned ex-serviceman beg to state the following few lines for necessary action. I was enrolled in army. आप यहाँ पे लिखेंगे कब आप आर्मी में एनरोल हुए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, SOS डेट ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखेंगे यहाँ पे। एज पर द पॉलिसी इन वर्क यू विद रिस्पेक्ट टू ग्रांट ऑफ एमएससीपी रिवाइज टाइम टू टाइम, आई एम एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बट नॉट बीन ग्रांटेड। मुझे एमएससीपी मिलनी थी लेकिन मुझे नहीं दी गई, तो इसलिए मैं ये फॉर्म भरकर अपने रिकॉर्ड को दे रहा हूं ताकि मेरी एक एमएससीपी लग पाए और मेरी पेंशन बढ़ पाए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर माय केस ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी, पब्लिश नेसेसरी पार्ट 2 ऑर्डर फॉर द सेम। मेरे को एमएससीपी ग्रांट करी जाए और उसी को देखते हुए मेरा पार्ट 2 ऑर्डर भी जनरेट करा जाए। आई वुड ऑल्सो लाइक द रिक्वेस्ट यू टू नीडफुल एक्शन फॉर द इश्यू ऑफ कॉरिजेंडम पीपीओ एज पर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थ्रू एमएससीपी। और जब मुझे एमएससीपी ग्रांट हो जाए तो फिर मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ भी बन पाए। कॉपी ऑफ कनेक्टेड अथॉरिटी अटैच फॉर योर नेसेसरी एक्शन प्लीज। और इसी के साथ अपने पीपीओ भी अटैच कर देंगे, डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी अटैच कर देंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच करेंगे।
और दोस्तों नीचे आप साइन करेंगे, उसके बाद डेट डाल के आप भेज देंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। और दोस्तों फिर इसी का एक लेटर है और ये है एमएससीपी का, यानी एमएससीपी कब से लागू हुई। कई ऐसे पेंशनर होते हैं जिनको एमएससीपी सही टाइम पे मिलती नहीं है। तो दोस्तों ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 25 जुलाई 2018 का, जिसमें लिखा है कि एमएससीपी की स्कीम कब से लागू हुई। अगर आपको एमएससीपी देने से कोई मना करता है तो फिर आप ये लेटर दिखा सकते हैं। इसमें लिखा है द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, एमएससीपी दिलाने के लिए। तो दोस्तों ये लेटर भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड आपको मना करता है या फिर कोई और मना करता है तो आप इस लेटर के थ्रू भी जा सकते हैं एमएससीपी लेने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाई। ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल के रखूंगा। फॉर्म भरिए और अपने रिकॉर्ड को दे दीजिए। मैंने आपको बता दिया किन पेंशनर्स को ये फॉर्म भरना है जो 2006 के बाद आए हैं, अगर उन्हें एमएससीपी लेनी है। क्वालिफाइंग सर्विस मैंने आपको बता दिया कितनी आपकी होनी चाहिए और कौन कौन से रैंक इसके दायरे में आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।